कहते हैं ये वो फूल है जो खुद कांटों में रहते हैं और टूटे दिल को मिला देते हैं। तो आइए सुनते हैं एक प्यारी सी स्टोरी। अन्वेषा पहली बार फ्लाइट में जा रही थी। उसने पहले ही किसी तरह सीट बेल्ट बंद की थी, लेकिन अचानक उसका मोबाइल गिर जाता है। इसे उठाने के लिए वो बेल्ट को अनलॉक करने की कोशिश कर रही थी। उसी की साइड में बड़ा सा बिजनेस टाइकून जो उसी सीट बेल्ट के पास में बैठा था, उसकी सीट बेल्ट खोलने में मदद करने लगता है, लेकिन गलती से कमर पर उसका हाथ चला जाता है। इसके बाद अन्वेषा उस पर चिल्ला पड़ती है, लेकिन अपनी गलती समझने के बाद वह चुपचाप बैठ जाती है। अन्वेषा फ्लाइट लैंड होने के बाद एक होटल में जाती है, जहां पांडे नाम का शख्स बताता है कि उसकी जॉब पक्की हो गई है। उससे बिजनेस टाइकून की दादी की देखभाल करनी होगी। अन्वेषा अब अनवर से मिलने पहुंचती है, लेकिन उसको देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अनवर और कोई नहीं बल्कि वही था जिससे फ्लाइट में अन्वेषा की बहस हुई थी। क्या अन्वेषा को अपने बर्ताव से नौकरी गंवानी पड़ेगी या कोई और मोड़ लेगी इन दोनों की कहानी? जानने के लिए कहानी सुने, बस दिल को करार आया। भाग 1। 5 साल के बेटे की जिद पर उसके बाल कटवाने के लिए अन्वेषा मेंस सैलून में बैठी थी। असहज भी लग रहा था कि मेंस सैलून में लेडीज, पहले से कुछ कस्टमर थे इसलिए वक्त लग रहा था। बार बार मन में आता कि यहाँ से चली जाऊं क्या, नुक्कड़ वाले से ही कटवा लूंगी। कश्मकश में पड़ी अन्वेषा से ना बैठते बन रहा था ना उठते। उसी समय एक हैंडसम और खूबसूरत शख्सियत वाले आदमी ने प्रवेश किया। सुदृढ़ चेहरा था, फिर भी इतना आकर्षक लग रहा था कि किसी की भी नजर उसकी तरफ उठ जाए। उसने एक नजर बैठे हुए लोगों पर डाली और फिर शीशे में बाल सही करने लगा। शीशे में पीछे चेयर पर बैठी अन्वेषा पर नजर गई। तभी अन्वेषा ने भी शीशे की तरफ देखा और नजर टकराते ही असहज अन्वेषा ने नजर हटाते हुए बाहर देखना शुरू कर दिया। उसकी इस हरकत पर उस शख्स ने फिर शीशे में एक नजर उसकी तरफ देखा। अन्वेषा ने नजर नहीं उठाई, पलकें झपकते हुए बाहर देखती रही। फिर कुछ देर बाद अंदर देखने के बहाने ही शीशे पर नजर डालते हुए ही निगाह दूसरी तरफ की, तो उस शख्स को अन्वेषा की इस हरकत पर रोकते रोकते भी एक हल्की मुस्कान की रेखा उसके चेहरे पर आ ही गई। वो बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर से बोला, चलो कहीं और चलें। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की तो पीछे बैठे उस शख्स ने पत्रिका उठा ली और फिर पत्रिका एक तरफ को रखते हुए खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन कहा, उम्र 32 के आसपास होगी और हरकतें देखो 22 वाली। वो ठोड़ी को हथेली पर टिकाते हुए हंस दिया और चश्मा चढ़ा लिया। कुछ महीनों बाद अन्वय, अन्वय, दादी माँ भारती देवी ने अन्वय को आवाज दी, लेकिन अन्वय कुछ नहीं बोला। बहरे हो? वैसे तो जब तुम ऑफिस में होते हो तो आवाज पहचानने में जरा भी देरी नहीं करते। दादी माँ प्लीज, सुबह सुबह नहीं, मैं काम को लेकर पहले ही परेशान हूँ। बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, फ्लाइट है कुछ ही देर में, हम बाद में बात करते हैं। अन्वय ने दादी को टालते हुए नाश्ते की आखिरी बाइट लेकर कहा, लेकिन तस्वीर तो देखता जा, बात लौट कर करना। दादी ने फिर भी पीछे भागते हुए कहा, लेकिन अन्वय ने आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए कदम आगे बढ़ाकर उन्हें गले से लगाया और तेजी से बाहर निकल गया। इसे मिला दे भगवान किसी लड़की से। अब कब शादी करेगा ये लड़का? इस उम्र में हमारे बच्चे 10-12 साल के हो गए थे। एक ये पीढ़ी है कि अभी तक शादी ही नहीं हुई। हाय भगवान, क्या जमाना आ गया। भारती जी उसके जाने के बाद बोलते हुए सोफे पर बैठ गई। उधर दूसरी तरफ अन्वेषा फोन पर अपनी सहेली जैस्मिन से बात करते हुए बाहर निकली। हाँ हाँ जस्सी, मैं निकल गई हूँ, कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगी एयरपोर्ट, तो चिंता मत कर, इस बार लेट होने का सवाल ही नहीं उठता। अन्वेषा जहाज में पहली बार बैठी थी।
फ्लाइट अभी टेक ऑफ के लिए अनाउंस नहीं कर रही थी। फिर भी अन्वेषा ने सीट बेल्ट किसी तरह लगा तो ली, लेकिन तभी फोन हाथ से छूटकर नीचे गिर गया तो वो बेल्ट खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे बेल्ट खुली नहीं तो वो होठों ही होठों में बड़बड़ाई, क्या मुसीबत है, अब ये खुलता कैसे है। साइड वाली सीट पर एक शख्स आकर बैठ चुका था। उसने जब अन्वेषा को कुछ देर परेशान हो लेने दिया तब अपनी हथेली बढ़ाई और रुआंसी होती अन्वेषा की बेल्ट को छूना चाहा तो हिलती हुई अन्वेषा के कमर से उसकी हथेली छू गई। अन्वेषा ने फौरन उसकी कलाई को पकड़ते हुए कहा, बड़े बदतमीज हो, मुझे तो लगा था फ्लाइट में शरीफ लोग होते हैं। उस शख्स ने अचंभित होकर अन्वेषा की तरफ देखा और बोला, लिहाज करना सीखिए दूसरों का, तमीज से बात कीजिए। आप अपनी तमीज बेचकर आए हो और मुझे तमीज सिखा रहे हो। अन्वेषा ने गुस्से से कहा और आगे बोली, देखो अपनी सीट पर चैन से बैठे रहो, मेरा दिमाग खराब मत करो, रोज निपटती हूँ आप जैसे लोगों से मैं। उस शख्स ने अब दांत जमाते हुए उसकी कलाई कसकर पकड़ते हुए कहा, आप जैसे मतलब क्या है आपका? अन्वेषा ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, हाथ छोड़िए, हद में रहिए अपनी। वो शख्स अब भी उसकी कलाई ना छोड़ते हुए बोला, मुझसे इस तरह आज तक किसी ने बात नहीं की, हद सिखाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक, लेकिन आज के बाद बहुत संभावना है कि आपको हद में रहना पड़ जाए। कलाई छुड़ाने की जद्दोजहद में ही बेल्ट का ऊपरी हिस्सा उठ गया और बेल्ट खुल गई। तभी अनाउंसमेंट भी हुई तो उस शख्स ने अपना हाथ उसकी कलाई से हटा लिया और अपनी बेल्ट बांधने लगा तो बेल्ट खुलने से अन्वेषा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वो होठों ही होठों में बोली, अच्छा तो ऐसे खुलती है बेल्ट। वो झुकी और अपना मोबाइल उठाते हुए फिर से बेल्ट को लगा लिया। तभी विमान में एयर होस्टेस ने बेल्ट खोलना और बंद करना बताना शुरू किया तो अन्वेषा ने मुस्कुराते हुए ही मन सोचा, मैं भी पागल हूँ, कब से ख्वामख्वाह जूझ रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब भी सिखाया जाता है। बगल की सीट वाला शख्स अपना टैब खोलकर बैठा हुआ था, शायद कोई ऑफलाइन सेव की हुई वीडियो देख रहा था। जैसे ही फ्लाइट ने उड़ान भरी, अन्वेषा को लगा कि उसके सिर पर किसी ने कुछ भारी सा रख दिया है। बहुत दबाव सा महसूस हो रहा था सिर पर। उसने फटाफट अपनी आंखें मीच ली और अपना हाथ तिरछा बढ़ाकर बगल वाले शख्स के पेट के पास शर्ट को कसकर पकड़ लिया। अरे! उस शख्स के मुंह से निकला क्योंकि उसका टैब गिरते गिरते बचा था। उसने चुपचाप अन्वेषा को घूरना जारी रखा और जब वो रिलैक्स हो गई तब अपनी आंखें खोलते हुए जैसे ही उसने हाथ हटाते हुए सॉरी कहना चाहा, वो शख्स पहले ही बोल उठा, यही होता है लेडीज होने का एडवांटेज लेना। मतलब? अन्वेषा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। 30-32 साल की लगती हो, इतनी ना समझ तो नहीं जितनी बनने की कोशिश कर रही हो। आप भी कोई 20-22 साल के छोकरे नहीं हो। मेरी उम्र पर कमेंट करने वाले आप होते कौन हो? एकदम चुप रहो। अभी मैंने आपको यूं पकड़ा होता ना तो पूरे विमान के यात्रियों के जूते होते और मेरा सिर, लेकिन आप तो मुझे इस तरह पकड़े बैठी थी जैसे फ्लाइट की छत खुली हो और उसमें से बाहर उड़ने वाली हो। बदतमीजी इसे कहते हैं, ना कि उसे जो मैंने किया। मैं आपको परेशान देखकर सीट बेल्ट खोलने जा रहा था, लेकिन आपके हिलने की वजह से मेरा हाथ आपसे छू गया था, पर आप तो जानबूझकर मुझे पकड़े हुए थी। अन्वेषा का मुंह खुला रह गया। वो अभी कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि तभी वो शख्स बोला, स्मार्ट और हैंडसम लड़का देखा नहीं कि ऐसे चिपक जाती हैं जैसे गुड़ पर मक्खियां भिनभिनाती हैं। समझता क्या है खुद को? स्मार्ट होगा अपने लिए, इतनी आकड़ किस बात की? वो खिड़की की तरफ मुंह करते हुए बड़बड़ाई, फिर उसकी तरफ चेहरा करते हुए बोली, सुनो, विमान की छत खोलकर मैं उड़ भी जाऊं ना तो भी आपकी मदद ना लूं। होंगे आप गुड़, लेकिन मैं मक्खी नहीं हूं, समझे? उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने टैब में कुछ देखता रहा तो अन्वेषा भी खिड़की से बाहर देखने लगी। जब विमान लैंड हो गया तो सब उतरकर अपने अपने गंतव्य के लिए गेट से बाहर निकल गए। बाहर निकलकर अन्वेषा ने इधर उधर देखा तो सामने ही नेम प्लेट लिए हुए आदमी पर नजर पड़ गई तो वो मन ही मन बोली, ये जस्सी भी ना, मैं टैक्सी कर लेती खुद ही, लेकिन इसने पहले ही सब इंतजाम कर दिया।
गाड़ी के पास खड़ा वो आदमी भी उस तरफ देखकर मुस्कुराया और नेम प्लेट नीचे करते हुए गाड़ी में बैठ गया। तो अन्वेषा भी दरवाजा खोलकर पीछे बैठ गई। तभी दूसरी तरफ का दरवाजा खुला और एक शख्स ने अंदर बैठते हुए दरवाजा बंद कर दिया। तो अन्वेषा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने भी अन्वेषा की ओर देखते हुए चश्मा उतारा तो ड्राइवर भी पीछे पलट कर देखने लगा। उस शख्स ने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा किया तो उसने सीधे देखते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। अन्वेषा ने अब पर्स साइड में रखते हुए उससे कहा, परेशानी क्या है आपकी? ड्राइवर, गाड़ी रोको, इन्हें नीचे उतारो, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। माफ कीजिएगा मैम, लेकिन आप... ड्राइवर की बात पूरी होने से पहले ही उस शख्स ने उसकी बात काट दी। गाड़ी चलाइए, किसी के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। उस शख्स ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मैं आपको फ्लाइट से ही देख रही हूँ, आप तो पता नहीं कहाँ का शहंशाह समझ रहे हैं खुद को। उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चौड़े कंधे ही अन्वेषा को दिखाई दे रहे थे। करीने से कटे हुए स्टाइलिश बाल, अच्छे से आयरन की हुई फिटिंग की पैंट और शर्ट पहनी हुई थी। चेहरे से बहुत मजबूत, दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति लग रहा था। इसमें तो कोई संदेह नहीं था कि वो अतुलनीय रूप से आकर्षक और सुंदर था, लेकिन था बहुत अभिमानी। किसी की बात का जवाब ना देने में मानो अपनी शान समझता था। इतना सब होने के बाद भी उसकी उपस्थिति अन्वेषा को जरा भी नहीं भा रही थी। सुनिए, मैं कोई लड़ाई झगड़े नहीं चाहती। फ्लाइट में अपनी पहली उड़ान को लेकर मैं बहुत उत्साहित थी, पर भगवान की दया से सारा उत्साह ठंडा पड़ गया क्योंकि आपका सानिध्य जो प्राप्त हो गया। लेकिन अब मैं शांत मिजाज के साथ अपने काम पर जाना चाहती हूँ, इसलिए मेहरबानी करके आप इस गाड़ी से उतर जाइए। देखने से तो आप अच्छे खासे अमीर लग रहे हैं, गाड़ियों की कोई कमी तो होगी नहीं। फोन करके जहाँ कहेंगे वही गाड़ी मंगवा लेंगे, फिर क्यों खामखा मुझे परेशान कर रहे हैं? अपनी बात कहकर जैसे ही अन्वेषा चुप हुई तो उस शख्स ने ड्राइवर की तरफ शीशे में देखा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। अब ड्राइवर ने गला साफ करते हुए कहा, मैम, आप गलत गाड़ी में चढ़ी हैं। ये गाड़ी साहब की ही है और मैं उनका ड्राइवर हूँ। आपने शायद नेम प्लेट पर गौर नहीं किया होगा और साहब को ज्यादा बात करना और हंसना पसंद नहीं है। अन्वेषा तुरंत बोली, नहीं, मैंने तो अच्छे से देखा था, ANV लिखा हुआ था। और फिर कहते कहते अन्वेषा अब चुप हो गई और मन में सारा वाक्य चलचित्र की भांति घूम गया। ANV लिखा देखकर ही उसने अन्वेषा समझ लिया और अब ध्यान आया कि उसके आगे ही ये महान शख्स चल रहा था। ड्राइवर ने इसे देखकर मुस्कुराते हुए हाथ नीचे कर लिया था और अन्वेषा को गलतफहमी हो गई थी कि वो उसे देखकर मुस्कुराया है। हाय रब्बा, एक ही दिन में दो गलतफहमियां, और वो भी एक ही शख्स के साथ। क्यों भगवान, मुझे परेशान करके थकते नहीं हो क्या? कितनी परीक्षाओं का प्लान तैयार किया हुआ है आपने मेरे लिए। अन्वेषा ने मन ही मन कहा। अब वो उस घमंडी को देखते हुए बोली, मुझे यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए बहुत शुक्रिया। दरअसल मुझे गलतफहमी हो गई थी, माफ कीजिए। लेकिन अब जब गलती का एहसास हो गया है तो मैं गाड़ी से उतरना चाहूंगी। गाड़ी रोकिए, गाड़ी तेज चलाओ। उसने अब ड्राइवर की तरफ देखे बिना आदेश दिया तो ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी। अन्वेषा ने अब हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तरीका है ये? आप स्पीड बढ़ाने को कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा गाड़ी रोकिए। उस शख्स पर अब भी कोई प्रभाव नहीं हुआ तो अन्वेषा ने चलती गाड़ी का दरवाजा खोलने का प्रयास करते हुए कहा, गाड़ी रोको वरना मैं कूद जाऊंगी। उस आदमी ने फौरन सख्ती से उसकी कलाई को पकड़ लिया और अगले ही पल दरवाजा लॉक हो गया तो उसने अन्वेषा की कलाई छोड़ दी। अन्वेषा ने शीशे पर हाथ मारते हुए कहा, क्या जबरदस्ती है? उतरने दो मुझे गाड़ी से वरना मैं चिल्लाऊंगी। मैं चुप रहो, बिल्कुल चुप। वो घमंडी आदमी अब गरजा। अन्वेषा गुस्से से तमतमाए चेहरे के साथ उसकी तरफ देखती रही तो उसने भी अपना चश्मा उतारते हुए अपनी ग्रे आंखों से अन्वेषा की गहरी काली निगाहों में देखते हुए कहा, जहाँ से इस गाड़ी में आप चढ़ी हैं वहाँ पर्याप्त मात्रा में हर कुछ दूरी पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उसमें ये नजर आ जाएगा कि आप एक अमीर आदमी को रिझाने की नीयत से खुद उसकी गाड़ी में अपनी मर्जी से बैठी हैं।
और जब आपकी नीयत के मुताबिक काम नहीं हुआ तो अब आप चीख कर उसे गलत आरोप में फंसाने का प्रयास कर रही हैं। जो करना चाहे करे, लेकिन बदनामी किसकी होगी ये सोच लीजिएगा, क्योंकि फ्लाइट से लेकर अब तक की बदतमीजी के हिसाब के रूप में गाड़ी नहीं रुकेगी। फिर चाहे आप अपने काम पर पहुंचे या ना पहुंचे, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाने की? अन्वेषा ने नफरत से खून के घूंट पीते हुए कहा। यही समझाने की कोशिश की थी मैंने कि मुझसे बात करते वक्त अपनी हद मत भूलो, क्योंकि एक बार अपनी हद भूली तो मेरी हद में आ जाओगी, और मैं मेरी हद में आने वालों को उनकी मनमानी नहीं करने देता। अन्वय राठौड़ नाम है मेरा। आगे से मेरे आगे जबान खोलने से पहले अच्छे से तौल लेना, फिर मुंह खोलना। अन्वेषा गुस्से से पुकारती हुई उसे घूरती रही तो अन्वय ने उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं पर ध्यान दिया। वो दुबली नहीं थी, पंजाबनों जैसा भरा भरा खूबसूरत शरीर था। गाल पर हड़के डिंपल पड़ गए थे। त्वचा बेदाग और चमकीली थी, कोई झुर्री नहीं। सही मायनों में एक खूबसूरत महिला थी वो। अन्वय ने उससे नजर हटा ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। अपने जीवन में आने वाली हर लड़की से वो विरक्त हो चुका था, क्योंकि हर लड़की उसके आगे पीछे मंडराती, दिन को रात कहने पर भी हाँ में हाँ मिलाती। यही वजह थी कि अन्वय को कोई भी लड़की अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। पर ये लड़की सबसे अलग थी। अपनी 32 साल की जिंदगी में वो पहली बार ऐसी सशक्त महिला से मिला था जो उससे प्रभावित नहीं हुई थी, बल्कि उसकी आलोचना करने की हिम्मत कर रही थी। उसको लेकर इस महिला की भावनाएं मानो निष्क्रिय थी। वो उससे प्रभावित नहीं हुई थी, ना तो व्यक्तित्व से और ना ही उसकी संपन्नता से। अन्वेषा गुस्से के घूंट पीते हुए दूसरे किनारे खिड़की से बाहर देखती रही। उसको ये तक ध्यान नहीं रहा कि फोन की घंटी कब से बज रही है। जब गाड़ी रुकी तो वो झटके से आगे की सीट से टकरा गई। उसकी छोटी नाक सीट से टकराकर लाल हो गई। वो अपनी नाक सहलाते हुए गाड़ी के दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाजा खुला तो वो फटाफट दरवाजे से बाहर निकलकर ऐसे भागी जैसे किसी भूत से पीछा छूटा हो। अन्वय ने एक नजर उस भागती हुई महिला पर डाली और फिर अपनी टाई को कसते हुए बाहर निकल गया। अन्वेषा ने एक तरफ को पहुंचकर जस्सी को फोन मिलाते हुए कहा, अरे जस्सी, पता फिर से भेजना। मुझसे गलती से वो मैसेज डिलीट हो गया जिसमें पता लिखा हुआ था। तू इतना हाफ क्यों रही है? जस्सी ने उधर से कहा। छोड़ यार, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन अभी कुछ नहीं बताऊंगी। पहले जगह पर पहुंच जाऊं, रिलैक्स हो जाऊं। ठीक है, टावर नंबर 3 लिखा होगा बिल्डिंग पर, वहीं मिल जाएंगे तुझे पांडे जी। कौन सा टावर कहा? अन्वेषा ने फिर पूछा, क्योंकि हॉर्न की वजह से वो सुन नहीं पाई थी। टावर नंबर 3, जस्सी ने कहा। तभी ऊपर बिजली के तार पर बैठे कबूतर ने अन्वेषा पर पीठ कर दी तो वो ऊपर देखते हुए चिढ़कर बोली, सत्यानाश हो तेरा, मैं ही मिली थी पार्टी करने के लिए। जाने कौन सी घड़ी में आज घर से निकली थी मैं। वो बड़बड़ाते हुए जैसे ही नजर नीचे करने को हुई, उसकी नजर सामने रोड के दूसरी तरफ बिल्डिंग पर पड़ी, टावर नंबर 3। मुझे नहीं पता, अपने कान ठीक करवा, कब से पूछे जा रही है, दिमाग जाने कहाँ है। जस्सी ने नाराजगी से कहा तो अन्वेषा चहकते हुए बोली, अरे वाह, मिल गई बिल्डिंग, मैं तो ठीक सामने खड़ी हूँ उसके। चल बाय। हाँ। अन्वेषा ने फोन काटा और फिर जल्दी से रोड पार करके बिल्डिंग के अंदर चली गई। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए बोली, हाँ, समझता क्या है खुद को? सोच रहा था कि मुझे गाड़ी से नीचे नहीं उतरने देगा तो मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाऊंगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। खुद ही मुझे बिल्डिंग के आगे छोड़ दिया, घमंडी। उधर अपने हाथ की अंगुलियों से बाहों और माथे के बीच के हिस्से की मसाज करते हुए अन्वय खुद को उस लड़की के बारे में सोचने से नहीं रोक पाया जिसने जिंदगी में पहली बार उससे बदतमीजी से बात करने की हिम्मत की थी और उसे कोई मलाल भी नहीं हुआ था। लेडी किलर नाम से मशहूर था अन्वय राठौड़, लेकिन इस लड़की ने उसे ऐसे किसी भी एहसास से नहीं नवाजा जिससे वो खुद को खास महसूस कर सके। अन्वय से ये बात सहन नहीं हो पा रही थी और इसलिए वो मन ही मन इस सवाल से जूझ रहा था कि उस लड़की से दोबारा मुलाकात हो या ना हो। ये कहना गलत नहीं होगा
कि अन्वेषा की छाप शायद अन्वय के मन पर पड़ चुकी थी, लेकिन वो ये कभी मानेगा इसकी संभावना बहुत कम थी। अनजाने में ही अन्वेषा उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके शायद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर चुकी थी। वो 28 साल की थी और सुपर क्यूट थी। गदराए जिस्म की लड़की जिसे जीरो फिगर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो भी कहना होता साफ साफ मुंह पर बोलती थी, फिर चाहे कोई रूठे तो रूठे, उसकी बला से। वो लिफ्ट में जाने के लिए बढ़ी तो लिफ्ट का दरवाजा बंद होने जा रहा था, लेकिन उसके बीच से भी वो अन्वय का चेहरा देखने में कामयाब हो गई और उसे देखते ही वो पलटकर फटाफट दूसरी तरफ की सीढ़ियों की ओर दौड़ गई। जान ही ना ले लो भगवान, आज तो सच्ची हद कर दी है आपने। ये यहाँ भी। अन्वय भी उसे देख चुका था, इसलिए उसने हाथ हटा दिया और झट से लिफ्ट से बाहर निकल आया। लेकिन अन्वेषा तेजी से भागकर एक और छिप गई तो वो फिर लिफ्ट में चढ़ गया और मन ही मन बोला, लगता है आपसे मुलाकात होनी अभी भी बाकी है। उधर अन्वेषा सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चढ़ी और बड़बड़ाई, क्यों भगवान, दुनिया गोल बनानी जरूरी थी। षटकोण बना देते तो क्या बिगड़ जाता। किसी भी कोने टकराती रहती, कम से कम इससे तो दोबारा नहीं मिलती। इतनी गालियां देने का मन हो रहा है कि पूछो मत। नहीं नहीं, आपको नहीं, उस घमंडी इंसान को। भाड़ में जाए वो नीरस उबाऊ इंसान। मैं कभी दोबारा उसे मिलना नहीं चाहूंगी। अन्वेषा ऊपर गई तो मिस्टर पांडे उसे मिले और उन्होंने उसे लॉबी में इंतजार करने को कहा, क्योंकि जिससे उसे मिलवाना था वो अभी मीटिंग में था। अन्वेषा लॉबी में इधर उधर टहलने लगी और मन ही मन बोली, ये काम मिल जाए तो अच्छा होगा। नौकरी सुविधाजनक है, कुछ तो कमाई होगी, और वैसे भी सुना है कि वो बहुत पैसे वाले हैं। इंतजार करते हुए उसे काफी वक्त हो गया तो वो ठंडा पीने के लिए बाहर निकल गई। जब लौट कर आई तो पांडे जी को किसी शख्स से बात करते हुए देखा। उसकी पीठ अन्वेषा की तरफ थी, लेकिन फिर भी वो उसे परिचित लग रहा था। अन्वेषा ने सिर को हल्का तिरछा करते हुए उसका चेहरा देखने की कोशिश की। तभी उसने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो उसके चेहरे की झलक देखते ही अन्वेषा झट से पीठ फेरते हुए एक तरफ को बढ़ गई। अन्वय फिर भी उसे पहचान गया और मन ही मन बोला, तो तुम वास्तव में यही हो। हालांकि वो समझ नहीं पाया कि अगर अन्वेषा यहाँ है भी तो उसे देखकर इतना सुकून क्यों मिला। अन्वय ने कुछ देर तक इंतजार किया, फिर बोला, पांडे जी, क्या आपको वाकई यकीन है कि जो लड़की यहाँ टाइम से नहीं आई वो मेरी दादी की केयरटेकर बनकर उनका ध्यान अच्छे से रख पाएगी? निस्संदेह वो करेगी। वो बहुत ही जिम्मेदार लड़की है। जरूर कुछ परेशानी आ गई होगी, इसी वजह से वो नहीं आ पाई। पांडे जी ने भरोसा दिलाने की कोशिश की। ठीक है, फिर यहाँ तो मिलना नहीं हो सका, लेकिन आप पर भरोसा करके मैं उसे एक मौका देने को तैयार हूँ। उसे मेरे घर भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं अब फ्लाइट से वापस निकल रहा हूँ। लेकिन सर वो आज नहीं कह रहा, परसों सुबह तक वो घर पहुँच जानी चाहिए। ठीक है सर। अन्वय तेजी से एक तरफ को बढ़ गया तो छिपी हुई अन्वेषा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से एक अभिमानी आवाज टकराई, ढंग से छिपी नहीं हो, नजर आ रही हो। अन्वेषा ने आंखें और होठ भींचते हुए खुद को संयत किया, फिर बाहर निकली। लेकिन वो बोलते हुए आगे बढ़ चुका था और उसका रुकने का कोई इरादा भी नहीं लग रहा था। अन्वय ने मुस्कुराते हुए आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया था तो वही अन्वेषा बहुत ही चिढ़ी हुई थी। वो बाहर निकलकर अपना मिजाज शांत करके कुछ देर बाद पांडे जी की तरफ गई तो वो उसे डपटते हुए बोले, बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत की है आज तुमने। शुक्र है कि इसके बावजूद भी नौकरी मिल गई, लेकिन परसों इस पते पर वक्त पर पहुंच जाना। ठीक है, थैंक यू पांडे जी, वो चहकते हुए बोली और खुश होकर बालकनी में आई। उधर अन्वय को भी कोई मिल गया था तो उससे बात करने में अन्वय को जरा देर हो गई थी और वो उसी वक्त कार में बैठकर कार के शीशे को ऊपर कर रहा था। तभी उसकी नजर ऊपर अन्वेषा पर चली गई। अन्वय को देखते ही अन्वेषा ने नाक भौं सिकुड़ते हुए मुंह बिचका दिया और एक तरफ को हटते हुए थूक दिया तो अन्वय का मुंह खुला का खुला रह गया। है? ये हुआ क्या? मतलब सीरियसली
ये लड़की तो हद किए हुए है। मैं कोई इसे तो देख नहीं रहा था, यूं ही नजर ऊपर चली गई थी। इसके दिमाग में कोई परेशानी तो नहीं है? मुझसे आज तक इस तरीके की बातें और हरकतें किसी ने नहीं की। ये है कौन ऐसा करने वाली? मतलब थूकना? मेरी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं, और अक्कड़ देखो इस तुनक मिजाज लड़की की। इसे तो अब मैं बताऊंगा कि अन्वय राठौड़ है क्या चीज। अन्वय ने गाड़ी स्टार्ट होते ही किसी को फोन लगाते हुए कहा, विवेक, कल शाम को घर पहुंचो, मुझे एक स्केच बनवाना है। जरूर, मैं आ जाऊंगा। कुछ खास है क्या? उधर से पूछा गया। बहुत ज्यादा खास है, अन्वय ने व्यंग्य से कहा, और गुस्से में उसकी आंखें छोटी हो गईं। अगले दिन अन्वेषा कमरे पर पहुंची और आते ही जस्सी के बगल में बेड पर पसरते हुए बोली, पानी दे दे बहन। जैस्मिन उसे तकिया उठाकर मारते हुए बोली, तुझे तो घूंसे दूंगी। कमबख्त जब वक्त पर उतर गई थी, बिल्डिंग पर भी पहुंच गई थी, तो फिर उसे मिली क्यों नहीं? ये नौकरी भी छूट जाती तो? छूटी तो नहीं ना, अन्वेषा ने बेपरवाही से कहा। जैस्मिन उसे पानी देते हुए बोली, पकड़ और बता सारी बात। बात क्या बताऊं? मिल गया था प्लेन में एक बंदा। सच्ची? कैसा था? लंबा, हैंडसम? तेरा मुंह ना तोड़ दूं अब मैं। क्या फर्क पड़ता है हैंडसम था या नहीं? अक्कड़ तो इतनी की पूछ मत। सीधे मुंह तो बात ही नहीं कर रहा था। जाने क्या समझ रहा था खुद को। इतना ही कहीं का नवाब है तो खुद का हेलीकॉप्टर खरीद कर घूमे ना। मतलब गलती से मुझसे गलती क्या हो गई? कायदे से बदला लिया उसने, मुझे गाड़ी से उतरने नहीं दिया। लेकिन यकीन जान, सच कह रही हूँ, अगर उसने मुझसे बदतमीजी की कोशिश की होती ना तो काट कर रख देती। हाँ, किस चीज से? चाकू तो यहाँ छोड़ गई थी। हाँ तो क्या हुआ? नाखून है, दांत भी हैं, ये सब भी काम के ही हैं। और फिर सेफ्टी पिन तो बैग में भरी हुई थी, पूरे जिस्म में चुभा कर रख देती। जैस्मिन अब हंसने लगी तो वो बोली, और तो और वो बिल्डिंग में भी मिल गया। जाने क्या हो गया था कल। मैं उसे देखना नहीं जा रही थी और वो बार बार नजर के सामने आ ही जाता था। जैस्मिन अब मुस्कुराते हुए बोली, जिस तरह से तू उसके बारे में बात कर रही है ना, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है तेरे दिमाग पर अपना कब्जा करके गया है वो। आहा, मैं ना कर लूं उसके दिमाग पर कब्जा, वो क्या करेगा? अन्वेषा चिढ़कर बोली, पता ना कैसा था, हैंडसम था ना? होगा, मैं नहीं जानती। मेरे लिए इस दुनिया का कोई आदमी मायने नहीं रखता, ये तुम जानती हो। हर आदमी क्यों? हो सकता है ना। कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं। जो होना था हो चुका। मैं 5 साल पहले हुए उस विश्वासघात को नहीं भूल सकती। किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं कर सकती, कभी नहीं, अन्वेषा ने कहा और उठकर खिड़की पर आ गई। तभी मामा कहते हुए उसका बेटा असीम आया और उसके गले से लग गया। अन्वेषा ने प्यार से उसे गोद में उठा लिया और उसके चेहरे को स्नेह से चूम लिया। उधर अन्वय विवेक को उसके चेहरे की बारीकी समझाते हुए उसका स्केच बनवा रहा था। जब स्केच बनकर तैयार हुआ तो लगा मानो जीती जागती अन्वेषा उसकी आंखों के सामने थी। अन्वय ने विवेक को चेक दिया और उसके जाने के बाद स्केच के गाल पर अंगुली फिराते हुए बोला, कल मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, छोड़ तो तुम्हें नहीं सकता। मिस तुनक मिजाज, मुझे देखकर थूकने का खामियाजा तो भुगतना होगा। वो हटा और शर्ट के बटन खोलने लगा। नजर पड़ी और वो शीशे के करीब चला आया। खुद को देखते हुए बोला, लड़कियां एक झलक की दीवानी है। अन्वय राठौड़ का नाम ही काफी है उनको पागल कर देने के लिए। फिर तुम क्या चीज हो? मुझे मेरे ही आकर्षण पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। इस कदर मुझे अनदेखा करने की मजाल कैसे हुई? परेशानी मेरे आकर्षण में नहीं है, परेशानी तुम्हारे दिमाग में है। ना देखना तो चलता है, अनदेखा करना स्वाभाविक है, लेकिन ये मुंह बनाना और वो प्रतिक्रिया मुझसे भुलाए नहीं भूलेगा। उस रोज जो किया सो किया, अब मेरी बारी है। दूसरा एपिसोड अगले भाग में